आसमान से नीचे बड़ी ही तेजी से एक प्लेन गिर रहा है जिसके दोनों इंजन फेल हो चुके थे। जिस जगह यह जहाज गिर रहा है वहां सिर्फ घना जंगल है। जहाज में बैठे लोगों की जिंदगी गले में आ अटकी है। पायलट हर कोशिश इस जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है। अगले ही पल यह प्लेन पेड़ों से टकराते हुए जमीन पर क्रैश कर जाता है और एक तेज धमाके के साथ इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको बता दूं, इतना भयानक प्लेन क्रैश होने के बावजूद सभी लोग जिंदा बच जाते हैं, बस कुछ लोग घायल हो जाते हैं। 27 दिसंबर 1991 एयरपोर्ट अरलांडा। सुबह का वक्त है। बर्फीली ठंडी जोरदार हवा रनवे पर बह रही है और इस वक्त स्वीडन में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। MD-81 एयरक्राफ्ट स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस का प्लेन पोलैंड जाने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन बहुत कड़ाके की ठंड है। लेकिन यह सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, जिसका अभी किसी को कोई अंदाजा नहीं है। इस प्लेन के कैप्टन स्टेफन रामासेन कॉकपिट में बैठ चुके हैं। उनकी उम्र 44 साल है और वह एक एक्सपीरियंस पायलट हैं। उनके पास 8000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन MD-81 एयरक्राफ्ट पर अभी तक सिर्फ 600 घंटे ही बिताए हैं। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर एल्फ सीडमार्क हैं, जो काफी नए हैं। MD-81 पर अभी उनके सिर्फ 76 घंटे हुए हैं। दोनों पायलट कॉकपिट में अपनी प्रक्रिया में लगे हैं। बाहर ग्राउंड क्रू प्लेन में जमे बर्फ को हटाने में लगे हैं। इसके लिए विंग्स और फ्यूज पर जमी बर्फ को हटाने के लिए गर्म पानी और ग्लाइकोल का मिक्स स्प्रे किया जा रहा है। डी आइसिंग की प्रक्रिया होने के बाद ग्राउंड क्रू कैप्टन को कंफर्म करता है कि विंग्स पूरी तरह डी आइस हो चुके हैं। कैप्टन डबल चेक करने को कहते हैं और इंजीनियर्स उन्हें कंफर्म देते हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कोल्ड कॉर्नर नाम की एक जगह जो विंग्स के अंदर फ्यूल टैंक के पास होती है, वहां सुपर कोल्ड फ्यूल की वजह से एक पतली क्लियर आइस की परत बन चुकी है। यह आइस इतनी पतली है कि ग्राउंड क्रू की नजर में नहीं आ सकती और यही आगे चलकर फ्लाइट 751 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। अब धीरे धीरे सभी 29 पैसेंजर्स को प्लेन में बैठाया जा रहा है। प्लेन के सभी चेकलिस्ट को चेक करने के बाद पायलट टेक ऑफ परमिशन मांगते हैं। कंट्रोल टावर से टेक ऑफ परमिशन दे दिया जाता है। अब प्लेन रनवे 08 पर अलाइनमेंट के लिए मूव करता है। इंजन स्टार्ट होता है और कैप्टन थ्रोटल को टेक ऑफ पावर पर सेट कर देते हैं। प्लेन रनवे पर पहुंच गई है। अब प्लेन रनवे रन करने लगी है और कैप्टन धीरे धीरे कंट्रोल कॉलम को पीछे खींचते हैं। नोज ऊपर उठती है और एयरक्राफ्ट स्मूथली टेक ऑफ करता है। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर एल्टीट्यूड ऑफ स्पीड को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन तभी अचानक कॉकपिट में एक तेज वाइब्रेशन महसूस होती है। असल में जैसे ही विंग्स एयरक्राफ्ट का वेट संभालते हैं, वह ऊपर की तरफ बेंड होते हैं, लेकिन इस बेंडिंग की वजह से विंग्स पर जमी क्लियर आइस टूटकर इंजन की तरफ खींच जाती है। फर्स्ट ऑफिसर इंस्ट्रूमेंट्स को गौर से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाइब्रेशन इतनी तेज है कि रीडिंग्स को पढ़ पाना मुश्किल हो रहा है। तभी कैप्टन को एक हल्की आवाज सुनाई देता है। कैप्टन पूछते हैं, क्या तुमने वह सुना? फर्स्ट ऑफिसर सिर हिलाते हुए जवाब देते हैं, लेकिन अभी तक सब ठीक लग रहा है। लेकिन यह ठीक लगना इसकी गलत फहमी है, क्योंकि विंग से टूटे हुए आइस पार्टिकल्स इंजन ब्लेड से टकरा गए हैं और इसकी वजह से इंजन के फैन ब्लेड मुड़ गए हैं, जिससे एयर फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। अभी प्लेन 2000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। प्लेन का ऊपर जाना तेजी से जारी है। पायलट और फर्स्ट ऑफिसर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हैं। तभी अचानक एक तेज धमाका होता है और एयरक्राफ्ट बुरी तरह हिल जाता है। यह आवाज इतनी तेज थी कि केबिन में बैठे पैसेंजर डर के सहम गए। क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सभी पैसेंजर इतने डरे हैं कि एक दूसरे से लिपट गए हैं। चलिए चलते हैं कॉकपिट तरफ। कैप्टन हैरान होकर पूछते हैं, यह क्या था? सीडमार्क इंस्ट्रूमेंट्स पर वाइब्रेशन लेवल को नोट करते हुए कहते हैं, इंजन बार बार पावर लूज और रिगेन कर रहा है। इंजन सर्ज एक खतरनाक सिचुएशन होती है। इसका मतलब है कि इंजन में एयर फ्लो डिस्टर्ब हो गया है और कंप्रेसर स्टॉल्स की वजह से थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा और एक बार फिर प्लेन में एक जोरदार झटका लगता है। फर्स्ट ऑफिसर ऑटो पायलट एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं ताकि एयरक्राफ्ट को स्टेबलाइज कर सके, लेकिन ऑटो पायलट काम नहीं करता।
और उन्हें प्लेन को मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ता है। इसी बीच एयरक्राफ्ट के ऑटो थ्रोटल सिस्टम का ATR यानी ऑटोमेटिक थ्रस्ट रिस्टोन फीचर एक्टिवेट हो जाता है। ATR थ्रोटल को ऑटोमेटिक बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि थ्रस्ट बैलेंस हो सके, लेकिन यहां प्रॉब्लम और बढ़ रही है क्योंकि सर्च के दौरान थ्रस्ट बढ़ाना इंजन के लिए और खतरनाक हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को ATR के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि एयरक्राफ्ट स्कैंडिनेवियन एयरलाइन ने पायलट को इस सिस्टम की ट्रेनिंग दी ही नहीं थी। अब कैप्टन थ्रोटल को मैन्युअली कम करते हैं, लेकिन ATR इसे वापस बढ़ा देता है और दोनों पायलट को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वाइब्रेशन क्यों बंद नहीं हो रही। अभी इसके बारे में पता लगा ही रहे होते हैं कि तभी एक और धमाका होता है और इस बार लेफ्ट इंजन में सर्ज शुरू हो जाता है। पायलट को यकीन नहीं हो रहा कि दोनों इंजन्स एक साथ ही फेल हो सकते हैं। कैप्टन थ्रोटल लीवर को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाइब्रेशन इतनी तेज है कि कंट्रोल्स मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अचानक दोनों इंजन से थ्रस्ट पूरी तरह खत्म हो गया है। कॉकपिट में खामोशी छा गई है और सिर्फ अलार्म की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अब प्लेन की ऊंचाई 3300 फीट है, जो हर सेकंड तेजी से कम हो रहा है। पावर लॉस की वजह से बंद हो चुके हैं। पायलट्स के पास सिर्फ 2 मिनट का समय है क्योंकि अगर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो 2 मिनट में यह प्लेन जमीन से टकरा जाएगा। तभी कैप्टन तेज आवाज में कहते हैं, इंजन रीस्टार्ट करो। फर्स्ट ऑफिसर तुरंत इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इग्निशन स्विच को कंटिन्यूअस मोड पर सेट किया जाता है, लेकिन इंजन कोई रिस्पांस नहीं देता। दोनों पायलट खूब कोशिश करते हैं इस प्लेन को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अफसोस इस प्लेन को स्टार्ट करना नामुमकिन है। तभी कैप्टन कहते हैं, लेफ्ट इंजन ट्राई करो, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखना। लेकिन जैसे ही लेफ्ट इंजन को रिस्टार्ट करने की कोशिश होती है, वो भी फेल हो जाता है। फर्स्ट ऑफिसर तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर एक्टिवेट कर देते हैं। यह देखकर कैप्टन फैसला करते हैं कि अब इंजन्स को छोड़कर उन्हें सिर्फ ग्लाइडिंग पर फोकस करना होगा, इसलिए तुरंत APU यूनिट को एक्टिवेट किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिकल पावर को रिस्टोर किया जा सके। हालांकि मेन डिस्प्ले अब भी काम नहीं कर रहे, लेकिन स्टैंड इंस्ट्रूमेंट्स फंक्शनिंग है। एयरक्राफ्ट क्लाउड्स के बीच स्टेडी डिसेंट कर रहा है और एल्टीट्यूड अब 2000 फीट से नीचे आ चुका है। कैप्टन कॉकपिट की छोटी खिड़की से बाहर झांकते हैं, लेकिन घने बादलों के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसी बीच फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं, हमें लैंडिंग के लिए तुरंत कोई जगह ढूंढनी होगी, लेकिन घने बादलों के बीच फ्लाई करते हुए यह इतना आसान नहीं होगा। समय कम होता जा रहा है। तभी कैप्टन प्लेन को हल्का सा लेफ्ट की तरफ मोड़ते हैं ताकि प्लेन को बादलों के नीचे ले जाया जा सके। अब जैसे ही प्लेन बादलों से बाहर निकलता है, सामने एक छोटा सा खाली मैदान दिखाई देता है, लेकिन वो एक घने जंगल से घिरा हुआ है। कैप्टन आगे एक मैदान दिखाई दे रहा है। दोनों तुरंत कैलकुलेशंस करते हैं कि क्या एयरक्राफ्ट वहां तक ग्लाइड कर सकता है। कैप्टन बार बार इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं और मैदान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। प्लेन इस वक्त पेड़ों के ऊपर से गुजर रहा है और साथ ही इसका एल्टीट्यूड बहुत तेजी से कम हो रहा है। प्लेन अब मैदान के बहुत करीब पहुंच चुका है। एल्टीट्यूड तेजी से गिर रहा है। 400 फीट, 300 फीट, प्लेन अब बहुत नीचे आ चुका था। सोचिए, उस वक्त कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर यह उम्मीद भी नहीं किए होंगे कि जो उनके साथ होने वाला है उसमें सिर्फ मॉल का नुकसान होगा, बाकी सभी लोग जिंदा बच जाएंगे। प्लेन अब पेड़ों से टकराने लगा है। कैप्टन कंट्रोल्स पर पूरी ताकत से फोकस किए हुए हैं। उनके हाथ अब कांप रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह शांत है। फर्स्ट ऑफिसर सीड मार्क इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर गड़ाए हुए हैं। खिड़की से बाहर पेड़ों की शाखाएं प्लेन से टच होकर तेजी से गुजरती हुई नजर आती है, मानो वह इसको रोकने की कोशिश कर रही हो। प्लेन का राइट विंग सबसे पहले एक बड़े पेड़ से टकराता है। कॉकपिट में अलार्म्स बजते हैं। प्लेन शाखाओं को तोड़ते हुए और पेड़ों के टुकड़ों को उड़ाते हुए आगे बढ़ता है। जमीन तक पहुंचने से ठीक पहले प्लेन का लेफ्ट विंग भी एक पेड़ को छूता है, लेकिन अगले ही पल प्लेन जमीन को छूती है और इसके साथ ही स्पार्क्स और धूल का गुब्बार चारों तरफ फैल जाता है। प्लेन के टकराते कई टुकड़ों में बट जाते हैं। सब इधर उधर फैल जाता है। कोई इधर पड़ा है तो कोई उधर, लेकिन इस हादसे में सबसे अच्छी बात यह थी कि किसी की भी जान नहीं गई। किसी को हल्की चोट आई,
तो किसी को गहरी, सब तहस नहस हो चुका है। कैप्टन कॉकपिट में खामोशी से इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी साफ है कि हम आखिर बच कैसे गए। यह हादसा मौत के बेहद करीब जाकर जिंदगी को छू लेने जैसा था। खैर, क्रैश के तुरंत बाद स्वीडन बोर्ड ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इस हादसे की जांच शुरू करता है, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस फ्लाइट 751 को ऑलमोस्ट एक डिजास्टर बना दिया। जांच में सबसे पहले पता चलता है कि एयरक्राफ्ट के विंग्स पर क्लियर आइस जमा थी। यह आइस ग्राउंड क्रू की डी आइसिंग प्रोसेस के दौरान अननोटिस्ड रह गई थी। यह क्लियर आइस टेक ऑफ के समय विंग से टूटकर इंजन्स में चली गई और दोनों इंजन्स के कंप्रेसर ब्लेड को डैमेज कर दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम को सेल्स के ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स में भी बड़ी खामियां मिलती हैं। पायलट को इंजन सर्च को हैंडल करने की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। कंप्रेसर स्टॉल और सर्च जैसी सिचुएशंस के लिए कोई स्टैंडर्डाइज्ड मेमोरी ड्रिल सेज में मौजूद नहीं थी। इस हादसे में बहुत खामियां पाया गया, जो इस हादसे का कारण बना। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।